क्या इन 5 स्लाइड्स में कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े? हाँ, कोई दिक्कत ना। आगे हम करेंगे टू चेक द ऑप्टिकल डेंसिटी, टू चेक ऑप्टिकल डेंसिटी। पूरा ध्यान से समझना। देखिए, अगर आप 10th क्लास की बात करेंगे वहां पर भी आपने ये वर्ड सुना होगा, रियर मीडियम, डेंसर मीडियम। आज हम समझेंगे कि ये रियर मीडियम, डेंसर मीडियम का खेल क्या है। ये रियर मीडियम, डेंसर मीडियम का खेल क्या है, क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि देखना मेरे पास, देखिए आज हम इस रियर डेंसर की माया को खत्म करेंगे। आपको समझाऊंगा कि रियर क्या है, डेंसर क्या है, इस माया को खत्म करूंगा। पूरा ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास, पूरा ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक सेटअप है, ये मेरे पास एक मीडियम है जिस मीडियम का नाम है ग्लिसरीन। ये मेरे पास मीडियम है, ये मीडियम है ग्लिसरीन। ये मीडियम है मेरे पास, ये मीडियम है ऑयल। ये सेटअप है, ये ग्लिसरीन है, यहाँ पर ऑयल आया, ये ग्लिसरीन है, ये ऑयल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे बताओ आप इन दो मीडियम में से कौन रेयरर है, कौन डेंसर है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि इन दो मीडियम में से कौन रेयरर मीडियम है, कौन डेंसर मीडियम है। इन दो मीडियम में से कौन रेयरर मीडियम है, कौन डेंसर मीडियम है। आपने सोच लिया होगा, किसी ने कहा होगा, 2 आंसर आए होंगे लोगों के पास माइंड में। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस लेक्चर को देखेंगे जिनका जवाब होगा नहीं बता सकते। कुछ लोग होगा जो ये बताएंगे नहीं बता सकते। कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे जिसकी मैकेनिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी डेंसिटी, जिसको हम आम भाषा में डेंसिटी यानी मैकेनिकल डेंसिटी, जिसकी मैकेनिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डेंसर होगा। इतने ही 2 आंसर ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और कुछ ऐसी जनता होगी जिनने ऐसे तुक्का लगाया होगा ग्लिसरीन, किसने कहा होगा ऑयल। लेकिन इसका अच्छा आंसर है नहीं बता सकते। नहीं बता सकते कौन डेंसर है, कौन रेयरर है। हम नहीं बता सकते कौन डेंसर है, कौन रेयरर है, नहीं बता सकते। अब क्या है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया, उसने बताया कि ग्लिसरीन में जो वेलोसिटी है लाइट की वो है v1 और ऑयल में जो वेलोसिटी है वो है v2। अब जब एक्सपेरिमेंटली ये 2 चीज पता चली, v1 और v2 आपको पता चला, अब तो खेला खेला सकते हो, अब तो बता सकते हैं। अब ये आंसर नहीं चलेगा, नहीं बता सकते, अब तो बता सकते हैं। देखिए कैसे हम देखेंगे, हम इसका म्यू निकालेंगे। हमें पता है कि हम म्यू1 निकलाएंगे, म्यू ऑफ ग्लिसरीन, या फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन नहीं, हम लिखेंगे म्यू1। हम यहाँ निकालेंगे इस मीडियम का म्यू1 निकालेंगे, इस मीडियम का म्यू निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज c डिवाइड बाई v1। और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम दैट इज द v2। अब ध्यान से समझना, जब आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम के पता चले, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता चला इन मीडियम का, तो अब क्या करें, कंपेयर करिए। अब नाउ कंपेयर, अब कंपेयर करिए क्या, म्यू1 एंड म्यू2। अब म्यू1 और म्यू2 को कंपेयर करें, म्यू1 और म्यू2 का कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल, इफ म्यू1 इज ग्रेटर, अगर म्यू1 ग्रेटर हुआ तो हम ये कहेंगे, अगर म्यू1 ज्यादा हुआ हम कहेंगे ग्लिसरीन इज ऑप्टिकली
शब्द अच्छा यूज करिए, नहीं डेंसर नहीं, ऑप्टिकली डेंसर, इट इज ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर देन ऑयल। ये जो डेंसिटी वाला मसला है ना, कौन डेंस, ये विद रेस्पेक्ट टू है। फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू ऑयल। आप ये नहीं कह सकते ग्लिसरीन इज डेंसर, किसके रेस्पेक्ट में डेंसर है? ऑयल। फॉर एग्जांपल इसके ग्लिसरीन ऑयल के रेस्पेक्ट में डेंसर है, लेकिन डायमंड रखिए साथ, तो डायमंड के रेस्पेक्ट में तो ये रेयरर है। तो आपको पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस रेस्पेक्ट में ये क्या है, डेंसर है, किस रेस्पेक्ट में ये डेंसर है। इफ μ2 इज ग्रेटर, अगर μ2 ग्रेटर हुआ तो हम क्या कहेंगे, ऑयल इज ऑप्टिकली डेंसर देन ग्लिसरीन। या दूसरी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, या दूसरी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाले केस में हम दूसरी लैंग्वेज यूज करेंगे। अगर μ1 ग्रेटर है तो हम कह सकते हैं ग्लिसरीन इज ऑप्टिकली डेंसर देन ऑयल। और आप ये भी कर सकते हैं कि ऑयल इज ऑप्टिकली रियरर। ये ऑप्टिकली रियरर देन क्या है, ऑप्टिकली रियरर देन ग्लिसरीन है, ऑप्टिकली रियरर देन ग्लिसरीन। यानी क्या है, यानी अगर फाइनली आपको पूछा जाए क्या बात आपने याद रखी, जिसका म्यू ज्यादा वो ज्यादा डेंसर, जिसका म्यू ज्यादा वो ज्यादा डेंसर, जिसका म्यू ज्यादा वो ज्यादा डेंसर। और अगर आप पूरा ध्यान से समझिएगा, अगर म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, अगर म्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है वी क्या है, अगर म्यू ज्यादा है इसका मतलब है वी कम है। यानी डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होगी। म्यू ज्यादा वी क्या होगा, कम, क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, जितना म्यू ज्यादा उतना वी कम। अगर म्यू ज्यादा तो ये क्या है, डेंसर, अगर म्यू ज्यादा है तो ये क्या है, डेंसर, अगर म्यू ज्यादा है तो ये क्या है, डेंसर। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम। और अगर म्यू कम है तो ये क्या है, ये है रियरर, ये क्या है, रियरर। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा। ये बात याद रखना। क्या समझ में आया कैसे चेक करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी आपको चेक करनी होगी, जिसका म्यू ज्यादा वो इन दो मीडियम में से ज्यादा डेंसर, और जिसका म्यू कम वो इन दो मीडियम से ऑप्टिकली रियरर, वो इन दो मीडियम में से ऑप्टिकली रियरर है। अब मेरे पॉइंट याद है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी है इज कंप्लीटली डिफरेंट। ऑप्टिकल डेंसिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल डेंसिटी, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल डेंसिटी। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मैकेनिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ये मैकेनिकल डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा अलग है। यानी मैकेनिकल डेंसिटी जो आपने पढ़ा होगा राव, ये उससे काफ़ी डिफरेंट है, ये काफ़ी डिफरेंट है उससे। ये ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिक्स की बात है, और मैकेनिकल डेंसिटी जो है वो आपने पढ़ी होगी, फ्लूइड्स में पढ़ी होगी ना। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए बचपन से आपने ये बात सुनी होगी कि when light travels from rarer medium to denser medium it bends towards the normal. When light travels from denser medium to the rarer medium it bends away from the normal. आज इन बातों का जवाब लेंगे, कब डेंसर कब रियरर। क्या ऐसे ही होता है कि जब मन करे तब टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब मन करे तब अवे फ्रॉम द नॉर्मल? क्या इसकी साइंटिफिक बेसिस है? आज हम डिस्कस करेंगे पूरी गहराई से। क्यों लाइट, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ये, डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्यों लाइट बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए
एक केस को डिस्कस करेंगे, दूसरा आपको खुद समझ में आएगा, एक केस को डिस्कस करेंगे, दूसरा आपको खुद समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलूंगा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, कहां से, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये बचपन से सुन के आए हो आप 10th क्लास से, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये आप तो अपनी सुना ही होगा ना। जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है वो है क्यों, ऐसा क्यों है? जब लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, ये बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसा क्यों है? क्यों ये टुवर्ड्स बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल, क्यों अवे टू द नॉर्मल भी कर सकती है, ऐसा क्यों है? अब इसका आंसर देखिए कैसे, इसका आंसर देने आया हूं आज, पूरा ध्यान से समझना, देखना, इसका आंसर देने आया हूं आज, बिल्कुल ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक सेटअप है, ये एक मीडियम है, ये म्यू1 मीडियम है और ये रियरर है, ये म्यू2 मीडियम है और ये मीडियम डेंसर है। जब मैं इतना ही बात कहूंगा, ये म्यू1 मीडियम है, ये रियरर है, ये म्यू2 मीडियम है, ये डेंसर है, क्या आप इन दो बातों से और पिछली नॉलेज से ये बात मान सकते हैं कि म्यू2 अगर डेंसर है, इसका मतलब है म्यू2 ग्रेटर है म्यू1 से, क्योंकि म्यू2 डेंसर है। क्या ये बात समझ में आई? अगर म्यू2 डेंसर है, इसका मतलब ये है कि म्यू2 ज़्यादा है म्यू1 से, तभी तो ये बात मान सकते हैं हम, तभी तो ये बात मान सकते हैं हम, तभी तो ये बात मान सकते हैं हम। क्या ये बात समझ में आई? तभी तो हम बात मान सकते हैं। अब ध्यान से, मैंने बताया जब लाइट रियरर मीडियम से आती हैं, जब लाइट रियरर मीडियम से जाती हैं और ये डेंसर मीडियम में जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। अब इस क्यों का जवाब कौन देगा? इस क्यों का जवाब कौन देगा? इस क्यों का जवाब देगा सिनेल्स लॉ। सिनेल्स लॉ देगा। कौन देगा? सिनेल्स लॉ। कैसे? मेरा बात समझ, क्या मैं यहां सिनेल्स लॉ यूज कर, क्या आपको आएगा यहां सिनेल्स लॉ यूज करना? करो, देखिए, जिस मीडियम का म्यू, उस मीडियम में जो एंगल म्यू1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, जिस मीडियम का एंगल, उस मीडियम का, जिस मीडियम का म्यू, उस मीडियम में जो एंगल, दैट इज म्यू2 साइन ऑफ आर। ये दोनों बराबर है। अगर आपको दिमाग होगा, इतने ही कहने से आपको पता होना चाहिए ये क्यों बेंड करेगा नॉर्मल से। देखिए, म्यू1 साइन ऑफ आई, म्यू1 छोटा है, दिस म्यू1 इज छोटा, और म्यू2 बड़ा। इसका मतलब ये है, अगर म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, तो इस एंगल को छोटा होना पड़ेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। इस एंगल ऑफ आर को छोटा होना पड़ेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पूरा ध्यान समझना, म्यू1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन ऑफ आर। ये म्यू1 रियरर है, यानी म्यू1 कम होगा क्योंकि ये रियरर है, और म्यू2 ज्यादा होगा क्योंकि ये डेंसर है। अब अगर इन दो इक्वेशंस को बराबर होना है, तो साइन ऑफ आर को छोटा होना पड़ेगा साइन ऑफ आई से, साइन ऑफ आर को छोटा होना पड़ेगा साइन ऑफ आई से, यानी आर को, एंगल ऑफ आर को छोटा होना पड़ेगा एंगल ऑफ आर से। नहीं समझ में आई बात? अब थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तो फॉर एग्जाम्पल समझो, ये बात समझो, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 3 into 8 4 into 6 2 into 12।
ये भी बराबर है 24 को, ये भी बराबर है 24 को, ये भी बराबर है 24। अब देख, एक पैरामीटर बढ़ रहा है, एक पैरामीटर बढ़ रहा है, एक पैरामीटर बढ़ रहा है। एक पैरामीटर देखिए ये बढ़ रहा है, ये 3 से 4, 4 से 12 जा रहा है। दूसरा पैरामीटर देखिए गिर रहा है, 8 से 6, 6 से 2। अगर ये पैरामीटर बढ़ रहा है तो ये पैरामीटर को इससे छोटा होना पड़ेगा कि नहीं। इसीलिए लाइट जब जाती है ना, ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम जाती है ना, तो इसको ये एंगल छोटा करना पड़ता है जो ये नॉर्मल से बनाता है, इसीलिए बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या समझ में आया? इसका अपोजिट देखिए, अगर लाइट कहाँ से, इसका अपोजिट देखना चाहिएगा। अगर लाइट कहाँ से चलेगी, डेंसर मीडियम से, डेंसर से रेयर चलेगी, तो ध्यान से समझना, इसको एंगल क्या बढ़ाना पड़ेगा, इसको एंगल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि μ1 ये डेंसर ये ज्यादा है, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 कम है, तो इस एंगल को ज्यादा होना पड़ेगा, इस एंगल को ज्यादा होना पड़ेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो इसलिए ये ज्यादा हो जाता है। समझ में आया? तो क्या होगा, ये कम क्यों हो जाता है, ये एंगल कम क्यों हो जाता है नॉर्मल के साथ? जब ये क्या होगा, जब ये ज्यादा होगा ना, तब ये एंगल को कम करना चाहिए। जब ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये इस एंगल को कम करना चाहेगा। जब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो ये इस एंगल को बढ़ाना चाहेगा, तो यूं भागेगा, ये इस एंगल को बढ़ाना चाहेगा। रिवर्स केस है, जब म्यू ज्यादा है तो एंगल को कम करना चाहेगा, म्यू ज्यादा है तो एंगल को बढ़ाना चाहेगा। समझ में आते हैं? नाउ एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डिविएशन। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ डिविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ डिविएशन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ एंगल ऑफ डिविएशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेटअप है, ये μ1 है, ये μ2 है। फॉर एग्जाम्पल ये डेंसर मीडियम है, ये ज़्यादा है, μ2 ग्रेटर दैन μ1, ये डेंसर है, तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। पूरा ध्यान से समझना। तो ये ओरिजिनल पाथ, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये इसका ओरिजिनल पाथ था। अब ये यहाँ से भाग गई, अब ये डिविएट हो गई, ये एंगल ऑफ आई है, ये एंगल ऑफ आर है। अब एंगल ऑफ डिविएशन क्या मतलब है, ओरिजिनल पाथ से ये कितना डिविएट कर गई। देखिए ये ओरिजिनल पाथ था इसका, अब ये कितना डिविएट कर गई। डिविएट तो यूं कर गई, इतना तो ये डिविएट करेगी, जितना ये ओरिजिनल पाथ से डिविएट करेगी, ये तो एंगल ऑफ डिविएशन रहा, ये तो एंगल ऑफ डिविएशन रहा, ये तो एंगल ऑफ डिविएशन। अब ये एंगल ऑफ डिविएशन किसके बराबर है? लुक, आपने ये कॉन्सेप्ट 9th का कॉन्सेप्ट, दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करेंगे, इनके अपोजिट जो एंगल्स बनेंगे, ये एक दूसरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये बराबर होते हैं, यानी एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी। यहाँ पर भी ऐसा ही काम है। क्या ये यहाँ पर आप समझेंगे, ये एंगल अगर आई है तो ये सारा एंगल आई होना ही चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आप ये समझ सकते हैं कि ये अगर ये आई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी ये भी आई होना चाहिए, क्योंकि सेम लाइन है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये सेम लाइन है, ये आई है, ये भी तो आई होना चाहिए। क्या आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा, आई इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा? हाँ। क्या आप एंगल ऑफ डिविएशन लिख सकते हैं, इट इज आई माइनस आर, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू आई माइनस आर। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब आज का लेक्चर यहाँ रोकते हैं, लेकिन कुछ बेहतरीन सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो कर लेंगे, और उसके बाद इस लेक्चर को बिल्कुल समाप्त करेंगे। देखिए हर दिन बढ़िया तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, हर दिन बहुत अच्छे तरीके से जो इसके न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व करेंगे, और एट द एंड ऑफ 10 लेक्चर्स आप ऐसा फील करेंगे कि कहीं ना कहीं हमने ऑप्टिक्स सीखी है, हमने ऑप्टिक्स से बातें करनी सीखी है।
देखिए फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन, ए लाइट रे, ये पहला क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू मीडियम, and incident at an angle of 60 degree if at an angle of 60 degree if reflected, पूरा ध्यान से समझना, if reflected and refracted ray are mutually perpendicular, then find out the mu of medium. देखिए क्वेश्चन को समझिए, गहराई समझिए क्वेश्चन की। नीट का आस्क्ड क्वेश्चन है ये कि ये आपके पास मीडियम है। पहले ही आप समझना, इफ द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ईयर, पहला एक मीडियम है ईयर, और टू द मीडियम, किसी मीडियम में चला जाएगा। आपको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। एयर पूरे तो वैक्यूम मान के चलेंगे, एयर मान के चलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ये मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान के चलेंगे। इज इंसिडेंट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। नॉर्मल से हमेशा एंगल में नापना है, नॉर्मल से मैंने नापा। इफ द रिफ्लेक्टेड रे, बेटा याद रखना, इफ द कौन सी रे, इफ द रिफ्लेक्टेड रे, बेटा याद रखना कौन सी रे, इफ द reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular। सवाल ने वही से पूछा है रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि जब भी किसी मीडियम पे लाइट पड़ती है तो 3 चीजें हो सकती हैं, या तो ये रिफ्लेक्ट हो सकती है, या तो ये एब्जॉर्ब हो सकती है, या तो रिफ्रैक्ट हो सकती है। अब वही उसने बताया कि रिफ्लेक्ट कर गई, तो मैंने बताया कि रिफ्लेक्टेड रे है। एंड रिफ्रैक्टेड रे में मान के चला ये रिफ्रैक्टेड रे है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इनके बीच एंगल ऑफ 90 डिग्री है। मुझे ये म्यू चाहिए, ये सवाल का कहना। अब बेसिक ज्योमेट्री लगा के मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा। यहां तक मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझी, अब बेसिक ज्योमेट्री लगाऊंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखना, अब बेसिक ज्योमेट्री देखना कहां से करूंगा। अगर आप समझेंगे, ये एंगल आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द 10th क्लास कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 60। बहुत बढ़िया। आपको ये भी पता होना पड़ेगा लीनियर पेयर एक्शन 9th क्लास का कि एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे होता है वो 180 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री 90 डिग्री, तो हो गया कितना हो गया 150 डिग्री। तो ये सारा एंगल होना चाहिए प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये सारा एंगल कितना है 180, ये 60 है 90 है, तो ये मैं मान के चला थीटा। तो थीटा जो आया वो आया 30 डिग्री, यानी ये एंगल कितना आया हमारा, ये एंगल जो हमारे पास नहीं था, ये एंगल जो हमारे पास नहीं था, ये हमने निकाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओहो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 30, वो ये एंगल 30 आया। अब सिनेल्स लॉ, बिल्कुल सिनेल्स लॉ यूज करिए। तो हमने क्या, अब इस सवाल को थोड़ा सा डिड्यूस करिए, इतना ज़्यादा नहीं, कि ये इंसिडेंट रे थी जो 30 डिग्री पे आई थी मीडियम ईयर से, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री आए मीडियम म्यू, मुझे म्यू चाहिए। यूज करूँगा सिनेल लॉ। देखिए जिस मीडियम का म्यू, उसमें जो एंगल दैट्स 1 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, म्यू इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। वो ये 60 है, यहाँ पर क्या हो, ये यहाँ पर 60 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 था ना, तो दिस वाज 60 साइन ऑफ 60। ठीक, तो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 अपॉन साइन ऑफ 30।
साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड दिस इज 1/2, दिस इज 2/1। तो आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आएगा √3। म्यू कितना आएगा? क्या ये सवाल मुश्किल है? क्या ये सवाल मुश्किल है? नहीं। क्या नीट का सवाल है? हाँ। मुश्किल है? नहीं। तो आगे बढ़े क्या? हाँ। तो इस तरीके से आसान आसान से सवाल आ जाते हैं जो आप करेंगे, बिल्कुल याद रखें। देखिए दूसरा सवाल नीट का ही मैं बताऊंगा। देखिए सवाल क्या है, इफ द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम म्यू टू द रियरर मीडियम, फॉर एग्जाम्पल, ये सवाल मैं लिखूंगा नहीं, बस आपको समझाऊंगा सवाल की लैंग्वेज, और किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको भी मिलेगा। लाइट जो है ये डेंसर मीडियम, जिस मीडियम का म्यू ये है, ये जाती है एक रियरर मीडियम में जिसका म्यू 1 है। अब जब ये डेंसर मीडियम से टुवर्ड्स द रियरर मीडियम चली जाएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देखिए म्यू कम है तो एंगल बढ़ाएगी, दूर भागेगी तो ये दूर भागेगी, तो ये बताता है ये दूर जब भागता है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बनाएगा। सवाल कहता है कि जब डेंसर मीडियम से जब ये रियरर मीडियम तक जाती है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 2 टाइम्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस सवाल को लिखेंगे ही, जो जिससे थोड़ा सा बेटर आ जाएगा, आपको भी करने में आसान हो जाएगा। लिखेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन क्या है, a light ray travels from denser to a rarer medium डेंसर मीडियम जिसका म्यू है और रियरर मीडियम म्यू इज इक्वल टू 1। द एंगल ऑफ इंसिडेंस is half the angle of refraction. The angle of incidence is half the angle of refraction. Then calculate angle of incidence and angle of refraction. समझ में आया कि ये एक डेंसर मीडियम से, अभी जो डायग्राम बनाया था, डेंसर मीडियम से लाइट गई टुवर्ड्स द रियरर मीडियम, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हाफ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये सवाल है। अब देखिए सिनेल्स लॉ यूज करिए, बिल्कुल आसान आ जाएगा। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ μ1 इंटू साइन ऑफ आर इज इक्वल टू μ1 मान के चलेंगे, ये μ2 मान के चलेंगे, या म्यू मान के, म्यू इंटू साइन ऑफ आई, ये म्यू मान के चलिए, तो म्यू इंटू साइन ऑफ आई, जिस मीडियम का म्यू उसी मीडियम का जो एंगल है। समझ में आया? अब देखना, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। ये 1 है इंटू साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आई, म्यू इंटू साइन ऑफ। अब दोनों में से एक वेरिएबल को हटाएंगे। क्या आपको वही दिया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हाफ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या मैं इसको इस तरीके से भी देख सकता हूं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2i है? बिल्कुल। क्या मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 2i, क्योंकि ये हाफ है तो अगर ये i है तो ये 2i होगा, इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आई। इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होती है, तो इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस साइन आई कॉस आई इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ आई। साइन आई कैंसिल हुआ तो म्यू इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस आई। तो मुझे निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कॉस आई इज इक्वल टू कितना, म्यू डिवाइड बाई 2, तो आई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बटे 2।
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ट्वाइस ऑफ दैट इज ट्वाइस कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाई 2। क्या ये सवाल समझ में आया? क्या ये सवाल समझ में आया? क्या मुश्किल था ये सवाल? नहीं। क्या बिल्कुल समझ में आया? हाँ। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। क्या आगे बढ़े? हाँ। देखिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल है जो क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल है, और यहाँ पर सिनेल लॉ का जादू भी दिखाएंगे। सिनेल लॉ का जादू भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए इन द गिवन सिचुएशन, क्वेश्चन ये है, इन गिवन सिचुएशन, find the angle of refraction. Find angle of refraction. Find angle of refraction. Find angle of refraction in medium having a refractive index mu is equivalent to root 2. Having refractive index mu is equivalent to root 2. बट देखिए सिचुएशन की, ये सिचुएशन एक है जो दी गई है जिसमें हमें बताना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द मीडियम जिसका रूट 2। पहले सिचुएशन को बना लेंगे। सिचुएशन क्या है जरा ध्यान से। ये पैरेलल बहुत सारी मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 3। अब हमें पूछा गया है कि लाइट आई एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपको बताना होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए उस मीडियम में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए उस मीडियम का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2 है, यानी इस मीडियम में हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। इस सवाल को करने के दो मेथड हैं, एक है आम जिंदगी और दूसरी है मेंटोस जिंदगी। पहले आम जिंदगी से खेला खेले, 10th वाले मेथड से खेला खेले। 10th में बच्चा है वो कैसे खेला खेलेंगे? 10th वाला बच्चा कहेगा कि भाई पहले तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट करेगा, क्योंकि मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्ट करेगा। हाँ रिफ्रैक्ट कर लिया तो ये मानेगा कि ये जो है ये है R1, ये R1 है, तो यूज़ करेगा सिनेल्स लॉ। ये बताएगा 1, ये यूज़ करेगा सिनेल्स लॉ, यूज़ करेगा सिनेल्स लॉ को, दैट इज़ 1 यूज़ करेगा सिनेल लॉ को, दैट इज़ 1 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स साइन ऑफ R1। हाँ बिल्कुल, इसको याद रखेगा 1। जिस एंगल का, जिस मीडियम का म्यू उसी मीडियम का एंगल, जिस मीडियम का म्यू उसी मीडियम का एंगल। अब यहाँ आई लाइट तो यहाँ फिर मीडियम चेंज, यहाँ आई लाइट तो फिर मीडियम चेंज, यहाँ आई लाइट तो फिर मीडियम चेंज। जब फिर मीडियम चेंज हुआ तो ये लाइट फिर रिफ्रैक्ट हुई। फॉर एग्जांपल ये मैं मानूंगा R0, ये मैं बनाऊंगा R0। यहाँ पर जब फिर रिफ्लेक्ट किया तो फिर सिनेल लॉ लगेगा, तो सिनेल लॉ क्या कहेगा? रूट 3 इंटू जो इसमें एंगल बनाया। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल नहीं, ये वाला एंगल इंसिडेंट है, दैट इज R2। ये वाला एंगल इंसिडेंट है। अब इंसिडेंट जो एंगल है वो ये वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला जो एंगल है यही इंसिडेंट एंगल है, दैट इज रूट 3 इंटू साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइन ऑफ R0। निकालना मुझे R0 है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आपको याद होगा 9th की एक थ्योरम कि अगर दो पैरेलल लाइंस होंगे, जैसे नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है और इनको एक लाइन ट्रैवल्स करती हैं, जो ये दो एंगल्स हैं ये आपस में बराबर होते हैं ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट, दीज आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब है R1 इज इक्वल टू R2। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ R1 इज इक्वल टू R2? क्या मैं R1 इज इक्वल टू R2, क्या मैं इसके बदले यहाँ, क्या मैं इसके बदले यहाँ, क्या मैं इसके बदले यहाँ क्या लिख सकता हूँ? R1 लिख सकता हूँ। हाँ अब देखिए मैं इसको 2 याद रखूँगा, क्या ये दो, बस कन्फ्यूजन नहीं करना। इंसिडेंट एंगल यही है लेकिन ये इसके बराबर है तो इसलिए ये भी लिख सकते हैं, वरना इंसिडेंट एंगल ये R2 वाला है।
अब ये दोनों बराबर हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसलिए मैंने R1 लिख लिया। अब देखिए ये दोनों, ये और ये आपस में बराबर हैं, क्या मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 45 डिग्री। अगर इनका ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी बराबर होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब साइन ऑफ 45 इसको तो √2 टाइम्स साइन ऑफ R0। क्या साइन ऑफ R0 में लिख सकता हूँ साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइड बाई √2। क्या ये 1 डिवाइड बाई √2 इंटू √2 होगा? क्या ये 1 डिवाइड बाई 2 होगा? क्या आंसर आया? क्या साइन 1 डिवाइड बाई 2, क्या ये R0 कितना होगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं? साइन 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कि साइन ऑफ R कितना है आपको? साइन ऑफ R0 इज इक्वल टू कितना? 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या है? R0 इज इक्वल टू 30 डिग्री। R0 इज इक्वल टू 30। समझ में आया? 30। आप ध्यान से समझिए। अब ये था आम जिंदगी, 10th वाला बच्चा सॉल्व करेगा, लेकिन नीट वाला जो है वो करेगा मेंटॉस। वो कहेगा मेंटॉस, वो बताएगा कि अगर मुझे फिजिक्स का सवाल जल्दी होगा तो मैं केमिस्ट्री में टाइम लगाऊंगा, तो वो करेगा मेंटॉस जिंदगी। अब देख मेंटॉस जिंदगी क्या करेगा, वो बताएगा हाँ भाई ये तो मीडियम है, ये तो मीडियम है, ये भी तो मीडियम है, ये मीडियम μ1, ये मीडियम √3, ये मीडियम √2। यह इंसिडेंट लाइट आई एट एन एंगल ऑफ 45, एट एन एंगल ऑफ 45, और निकलेगी यहाँ एट एन एंगल ऑफ R0। वो मेंटॉस जिंदगी वाला बच्चा है, वो बताएगा हाँ भाई क्या ये मीडियम में मान के चलूँगा, एक ही मीडियम, कि मैं क्या इसको एक ही मीडियम मान के चलूँगा कि लाइट आई मीडियम 1 से और चलेगी मीडियम √3 से, और यहाँ लाइट आई एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R0 से चले जाएगा। क्या ये इन दो मीडियम्स को एक ही मीडियम मान के चलेगा और ये इस तरीके से अपने सेटअप को डिज़ाइन करेगा। अब स्नेल लॉ का पावर देखिए, यहाँ स्नेल लॉ अप्लाई कर लीजिए, μ1 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री, जिस मीडियम का म्यू उसी मीडियम का एंगल इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ R0। क्या यहाँ बात समझ में आई? क्या यहाँ बात समझ में आई कि μ2 is equal to μ1, that is 1 into sine of 45 degree divided by μ2, that is √2 जो पहले सवाल में थे। तो यानी μ2 is equal to, μ2 नहीं, that is sine of R0। sine of R0 is equal to, sine of R0 is equal to कितना? sine of R0 is equal to sine of 45 degree, sine of 45 degree, that is 1 divided by √2 into μ2, that is again √2, that's equal to 1 divided by 2, that is sine of R0 is equal to 1 divided by 2, that's R0 is equal to 30। क्या यह से भी आंसर सेम आया? इन मीडियम को एक मान सकते हो, मेंटॉस जिंदगी से यहाँ जहाँ लाइट आई, जहाँ निकली, आंसर आएगा। थैंक यू इतने टाइम मुझे बर्दाश्त करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द अपरेंट डेप्थ। यहाँ से हमारी असली ऑप्टिक्स टॉपिक लिख के रखेंगे, अपरेंट डेप्थ हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, अपरेंट डेप्थ। यहाँ से हमारी ऑप्टिक्स, असल में ये 10th वाली चीज़ें थी, मतलब बेसिक्स था ये जो हमने आज क्लियर करा। कल से अपरेंट डेप्थ वाली चीज़ें जो हैं शुरू हो जाएगी। थैंक्स।